हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। तो आज हम यूनिट 2 का जो ये पार्ट 3 वीडियो है आज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको डिस्कस किया जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Preview. हाँ, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो थियरी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। आपके लिए पहली वीडियो में जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को बारे में डिस्कस किया गया है। पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, यूनिट 2 का पार्ट 1। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होता है, जिसमें हम डेब्ट और इक्विटी को इंक्लूड करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट और इक्विटी होता है कि हम इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में हम एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें डेब्ट कितना लेना है, हमें इक्विटी कितना लेना है, और बाकी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और सेकंड में आपका कैपिटलाइजेशन, इन सब के बारे में बात की गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर का तो मीनिंग आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी की। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ थियरी होती है जो हमें डिफाइन करती है, जो हमें बताती हैं कि हमें कब डेब्ट का यूज करना चाहिए, कब अपने इक्विटी का यूज करना चाहिए, जिससे जो हमारी जो है मतलब हमारे जो कैपिटल का है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अच्छे से यूटिलाइज कर सके उसको। अच्छा, हमें जो है हमारे फर्म की वैल्यू जो है वो बढ़ सके, अच्छी हम अर्निंग कर सके, अच्छा हमें प्रॉफिट हो सके। ये सारी चीजें हम कुछ चार हमारी जो है थियरी है उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये दूसरे यूनिट का लास्ट वीडियो है। मैं वीडियो से पहले ही आपको सारी बातें बता देता हूँ। देखिए, ये दूसरे यूनिट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपकी यूनिट की वीडियो शायद नहीं आएगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। कोशिश करूंगा कि कल आपका क्विक रिवीजन का वीडियो आ जाए। पहले उसमें भी पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी और फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आएगी। तो आपको उसमें भी कई सारी चीजें जो है यूनिट 3, 4, 5 से कवर हो जाएंगी। जैसे आपका कैपिटल क्या कहते हैं, आपका यूनिट 3 में कैपिटल बजटिंग हो गया, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारी जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर हो जाएंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपको यूनिट 3, 4, 5 पूरा स्टडी करने का जरूरत नहीं होगा। बाकी ये सारी वीडियोस जो है थियरी से रिलेटेड आएगी, न्यूमेरिकल आपका कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें स्टडी करवाता है कि कैसे हम एनालाइज करके कैसे हम अपने फाइनेंस को अच्छी जगह पे यूज करें। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ हाउ अ कंपनी शुड फाइनेंस इट्स ऑपरेशन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी एंड डेब्ट के कॉम्बिनेशन में, कैसे कॉम्बिनेशन के हेल्प से कैसे हम अपने मतलब कैसे हम एनालाइज करें और उसको कैसे कैसे उस फाइनेंस का हम यूज करें अच्छी जगहों पे। इस थ्योरी में हमें यही बताया जाता है। तो चलिए हम आगे इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस और अप्रोच, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस और अप्रोच होता है टू फाइनेंसिंग बिजनेस अप्रोच थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी एंड डेब्ट के कॉम्बिनेशन से हम अपने बिजनेस के अप्रोच को जो है फाइनेंस कर सके, बिजनेस के हिसाब से अपने फाइनेंस को अच्छी जगह पे यूज कर सके। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी आइडेंटिफाई और डिफाइन हाउ मच इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस कैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है कि हमारे मतलब इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कि हमें ये आइडेंटिफाई डिफाइन करता है कि मतलब बिजनेस की वैल्यू क्या है और कैपिटल पे हमें कितना कॉस्ट जो है रिटर्न मिलेगा। यानी कि जो भी हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पे हमें कितना कॉस्ट रिटर्न मिलेगा, और वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस की वैल्यू पे और कैपिटल ऑफ कॉस्ट पे भी। तो चलिए हम थियरी देख लेते हैं। तो थियरी में देखिए दो टाइप की है आपकी, रिलेवेंट थियरी और इररिलेवेंट थियरी। अब रिलेवेंट और इररिलेवेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पहली बात तो ये जान लीजिए, पहला डिफरेंस ये जान लीजिए। अब दूसरा हम इसमें देखते हैं कि रिलेवेंट थियरी होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। देखिए, रिलेवेंट थियरी में जो भी बताया गया है कि कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब फर्म के वैल्यू को अफेक्ट करता है, और यहाँ पे इररिलेवेंट में आपको ये बताया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू के मतलब फर्म के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। दोनों एक दूसरे के, जो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अपोजिट है। इसमें कुछ ऑथर्स ने ये बताया है रिलेवेंट थियरी में कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसे हमारी वैल्यू को अफेक्ट करता है, और इसमें बताया गया कि वो नहीं करता है। तो चलिए पहले इसमें देख लेते हैं, दो चार तरीके के हैं। पहला है, पहले में दो है, आपका नेट इनकम यानी कि एनआई अप्रोच। उसके बाद आपका हो जाता है
क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम यानी कि एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले में देखें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसमें दूसरे वाले में, और एमएम अप्रोच, ये आपका डिविडेंड पॉलिसी में भी है, इसलिए एमएम अप्रोच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएम अप्रोच से कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम पहले तो जानेंगे नेट इनकम एनआई अप्रोच, पहले हम इसको शॉर्ट में यहीं पे देख लेते हैं, फिर आगे हम इसकी थियरी पढ़ेंगे। तो एनआई अप्रोच आपका कहता है कि हम अपने क्या कहते हैं, डेप्ट को जो है, यहाँ पे देखिए थियरी आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए रिलेवेंट थ्योरी में हमारा फर्स्ट हो जाता है नेशनल इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच, नेशनल इनकम अप्रोच हम बोलते हैं। तो एनआई अप्रोच में हम सिंपली सिर्फ इतना देखते हैं कि इस अप्रोच में हमें ये बताया जाता है कि एनआई अप्रोच क्या कहता है, कि हमें अपने डेप्ट को जो है, डेप्ट को इंक्रीज करना होता है, डेप्ट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करना होता है। उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो डिक्रीज होता है, और हमारी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर देखिए हम हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम किसी बिजनेस में हमारा हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उसमें हम डेब्ट ले रहे हैं ज्यादा, यानी कि लोन ज्यादा ले रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, अगर इक्विटी की जगह हम लोन लेते हैं, इक्विटी में हमें ज्यादा पे ऑफ करना होता है, लोन ज्यादा लेते हैं तो इंटरेस्ट हमारा जो है कम हो जाता है, और यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। उससे हमारे फर्म की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है ये भी देखिए आप, क्योंकि अगर हम डेप्ट ले रहे हैं तो यानी कि हमारे पास कैपिटल आ रहा है, तो उससे हमारे फर्म की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपली आपको एनआई अप्रोच में यही बताया गया है, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। NI approach refers that use more debt finance to reduce the overall cost of capital and increase the value of firm. Value of firm के वैल्यू को जो है इंक्रीज करती है। इन कैपिटल स्ट्रक्चर द थियरी हेल्प टू मेक डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी क्या करती है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। दिस थियरी स्टेट दैट इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट को हम बढ़ाते हैं इसमें। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। दैट कैन बी इंक्रीज वैल्यू ऑफ फर्म, ये क्या करती है, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करती है, एंड डिक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा इस टॉपिक को, ये सारे टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, और आपको सिर्फ सारे वीडियोस में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि काफी लंबा उसको खींचा गया है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है, आपके पास टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसमें देखिए लिखा गया है, इन दिस अप्रोच सजेस्ट दैट विद द इंक्रीज इन लीवरेज, लीवरेज का मतलब हो गया आपका प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, डेप्ट को इंक्रीज कर देता है, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज, यानी कि जब आपका डेप्ट इंक्रीज होता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आपके फर्म की वैल्यू जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि हम अपने डेप्ट को इंक्रीज करते हैं, सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनआई अप्रोच में हम अपने डेप्ट को इंक्रीज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है, और आपके फर्म की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है। इफ देयर इज डिक्रीज इन लीवरेज, यानी कि देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये कहा गया कि अगर लीवरेज डिक्रीज होती है, यानी प्रोपोर्शन का आप कम करते हैं, यानी कि अगर आप 10 लाख लेने वाले थे, अब सिर्फ 5 लाख ले रहे हैं, तो आपकी इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होती है, और आपके फर्म की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर सकते हैं, एक दूसरे के उल्टा है ये। उसके बाद एजेक्शन एजम्पशन देख लेते हैं इसका, एनआई अप्रोच का। दिस इंक्रीज डेप्ट विल नॉट इफेक्ट द, मतलब डेप्ट आपकी जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन डेप्ट विल नॉट इफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है डेप्ट आपका, अगर आप डेप्ट इंक्रीज करते हैं तो। इसके बाद लिखा है, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेप्ट एंड इक्विटी, आपको भी पता है टू सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट डिविडेंड, ये सारी चीजें इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं। देयर आर नो सोर्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होता है। प्रेफरेंस कैपिटल, ये सारी चीजें रिटेन अर्निंग नहीं होती हैं। अब हमारा जो सेकंड अप्रोच हो जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि हम मतलब हमारा, चलिए पहले हम देख लेते हैं सेकंड का फर्स्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच बाद में देखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले हम इसमें देख लेंगे इनरिलेवेंट थियरी। इनरिलेवेंट थियरी का पहला हो जाता है नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग एनओए, एनओए बोलते हैं हम इसे, एनओए। अब एनओए मैंने पहले ही बता दिया था कि रिलेवेंट थियरी उसके अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। तो इसमें ये कहा जाता है क्लियर क्लियर कि आपको यहाँ पे डेप्थ से कोई भी मतलब नहीं है, डेप्थ से या फिर इक्विटी से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे हम बेसिकली बात डेप्थ की कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्थ का ही नाम लिया जाएगा, कि डेप्थ से हमें कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितना डेप्थ ले रहे हैं, कितना डेप्थ नहीं ले रहे हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जबकि हमें इससे मतलब है कि आपका, आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट क्या है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट लीड एनी चार्ज इन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट प्राइस एंड शेयर एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए
इसका मतलब ये हो गया कि इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी डेप्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इस अप्रोच में बताया गया है। एज पर दिस अप्रोच मार्केट वैल्यू डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग इनकम एंड द एसोसिएट बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस हमारी कितना रिस्क बियर कर सकती है, यानी कि बिजनेस का रिस्क कितना है, बियर नहीं कर सकती है, बिजनेस का रिस्क कितना है, और ऑपरेटिंग इनकम हमें कितनी हो रही है। अगर आपकी ऑपरेटिंग इनकम हो रही है तब तो आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि और अगर आपकी इनकम नहीं हो रही तो डिक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे डेप्ट का कोई भी मतलब नहीं है। और अगर आपकी बिजनेस के पास ज्यादा रिस्क है तो यानी कि उसकी वैल्यू घट रही है, और नहीं रिस्क है, कम रिस्क है, तो वैल्यू यानी कि कांस्टेंट है या फिर बढ़ रही है। तो ये हो गया, यहाँ पे डेप्ट का कोई भी मतलब नहीं होता है, अपोजिट होता है उसके। NOI believe that the value of firm is not affected by change the depth of component। यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, अगर डेप्ट की वैल्यू चेंज हो रही है या ज्यादा हो रही है, इस अप्रोच में बताया गया है ऐसा। इट इज जस्ट अपोजिट एनआई अप्रोच, ये एनआई अप्रोच के जस्ट अपोजिट है। एनआई में वैल्यू ऑफ डेप्ट देखी जाती थी, इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। एनवाई स्टेट दैट द फर्म डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया, ऑपरेटिंग इनकम और रिस्क पे डिपेंड है, और ये आपके वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे एजम्पशन अगर देखा जाए तो पहला एजम्पशन आपका हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप कोई कैपिटल बोरो ही नहीं करेंगे, किसी से कोई लोन ही नहीं लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी सेम रहेगी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई कॉर्पोरेट टैक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज वैल्यू ऑफ फर्म, प्रॉफिट इंक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी इंक्रीज होती है। अब हम चलेंगे तीसरे अप्रोच में, जो हमारा हो जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपका यानी कि पुराने मॉडर्न का अप्रोच है, ये नए मॉडल का कोई अप्रोच नहीं है। यहाँ पे टाइम वैल्यू और मनी का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ होगा। तो इस अप्रोच में हम देखते हैं द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर एडवोकेट दैट देयर आर राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। यहाँ पे ये कहा गया है कि डेप्ट और इक्विटी का राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, इन विच मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म मैक्सिमाइज, तब जाके मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, ज्यादा होगी। एज पर दिस अप्रोच डेप्ट शुड एग्जिट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली अप अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि आपका डेप्ट जो होना चाहिए इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है डेप्ट कुछ भी ले लें, इक्विटी कुछ भी ले लें। आपका डेप्ट का इक्वल पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख है तो उसमें से 7, 6, 5, 4, यानी कि एक पॉइंट आप पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि कितना हमारा डेप्ट रहेगा। चार, मान लीजिए 4 लाख आपने चूज कर लिया। अब उसको चल के अगर आप बाद में चेंज करते हैं, बाद में अगर आप फिर से डेप्ट लेना चाहते हैं या फिर उसको कम करना चाहते हैं, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू पे जो है अफेक्ट पड़ेगा, और आपकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। देखिए इसमें लिखा है डेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज ओनली अ स्पेसिफिक पॉइंट बियॉन्ड विच एनी इंक्रीज इन लीवरेज विदाउट रिजल्ट एंड इन अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, अगर आप लीवरेज यानी कि क्या कहते हैं, इसके डेप्ट के प्रोपोर्शन को बढ़ाते या कम करते हैं तो बाद में। तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ एजम्पशन हो जाते हैं। पहला एजम्पशन अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी आपको पढ़ाया जाएगा, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल में। यहाँ पे मैं थियरी पोर्शन कवर कर रहा हूँ। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ग्रो नहीं करती है, अगर हम डेप्ट को एक मतलब एक पॉइंट पे नहीं लेते हैं तो। उसके बाद हो जाता है बिजनेस रिस्क रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे बिजनेस रिस्क जो है कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ने और कम होने के चांस जो है कम रहते हैं, एक ही जगह पे रहता है। देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फंड, डेप्ट एंड इक्विटी, आपका उसमें भी था और इसमें भी है। इक्विटी और डेप्ट दो ही सोर्स होते हैं, पहले में भी यही था, सेकंड में भी यही है। द इंटरेस्ट रेट डेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड दैट इज इंक्रीज। देखिए सर्टेन पीरियड यानी कि कुछ समय तक आपका जो है इंटरेस्ट रेट जो है कांस्टेंट रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, एक ही बार इंक्रीज नहीं होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। द इन्वेस्टर बिहेवियर रेशनली, इन्वेस्टर कैसे बिहेवियर करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, रेशनली बिहेव करते हैं। तो ये आपका तीन अप्रोच जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आपका लास्ट अप्रोच जो हो जाता है इन रिलेवेंट का, वो हो जाता है एमएम अप्रोच। ये आपका डिविडेंड पॉलिसी का भी बहुत ही मेन पॉइंट है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, 3 नंबर में कई बार ये पर्सनल क्वेश्चन आ जाता है इससे। अब एमएम अप्रोच एंड देखिए मोदी गिलेन एंड मिलर अप्रोच, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। मोदी गिलाने एंड मिलर अप्रोच, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है एमएम अप्रोच। तो एमएम अप्रोच हमें क्या कहता है, देखिए दिस अप्रोच स्टेट दैट द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो हमारे फर्म के वैल्यू पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। एमएम अप्रोच मेंशन दैट द एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विथ चेंज इन डेप्ट वेट एंड इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म।
देखिए एमएम अप्रोच ये कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज नहीं होती है डेप्ट के चेंज होने से। तो यहाँ पे एमएम अप्रोच में ये कहता है। बाकी आपको एमएम अप्रोच, मुझे लगता है कि आपको एमएम अप्रोच जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी डिविडेंड पॉलिसी में आया हुआ। आपका एमएम अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा ही बताया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है एमएम अप्रोच स्टेट दैट द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट आपके मार्केट वैल्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं करती है आपकी फाइनेंशियल डिसीजन, ये कहा गया है एमएम अप्रोच में। तो एमएम अप्रोच आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिविडेंड पॉलिसी में भी ये पूछ देता है। अब कुछ एजम्पशन है एमएम अप्रोच के। पहला हो जाता है देयर इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट। यहाँ पे परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है। देयर इज नो रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती है। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। द इन्वेस्टर आर रेशनली, इन्वेस्टर जो है रेशनली होते हैं। द डिविडेंड पे आउट रेशनल 100%, जो डिविडेंड पे आउट होता है वो 100% होता है। तो ये कुछ इसके जो है थियरी थे कैपिटल स्ट्रक्चर के। आई होप आपको थियरी ये क्लियर होगी। एमएम अप्रोच थोड़ा सा नहीं क्लियर होगा, क्योंकि एमएम अप्रोच आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है इसका। और मैं आपको शॉर्ट में जो है समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी कोई पॉइंट आपको लॉन्ग में समझने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एमएम अप्रोच आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर डिविडेंड की वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें एमएम अप्रोच जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपके पेपर में भी टाइम कम है, फिर भी मैं वीडियोस को लेके आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।